नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कविता है दिल और दिमाग को झकझोरने वाली, वह आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत करता हूं। उम्र कट गई साधने में, फिर भी नाकाम रहे जानने में, हर तरह से लगे रहे रिझाने में, पर नहीं सफल हुए मनाने में, हादसों के मंजर रह गए देखते, वर्षों लगेंगे अब भुलाने में, ज्ञान विज्ञान बुद्धि विवेक रह गए धरे, प्रकृति ने मिनट नहीं लगाया मिटाने में। 30 सेकंड में एक गांव जमींदोज हो गया और सैकड़ों लोग उसमें दबे हैं। कितने दबे हैं अभी कुछ पता नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो घटना हुई उस पर यह कविता एकदम सटीक बैठती है। इसी तरह का हादसा 12 साल पहले केदारनाथ में हुआ था। तब एक कवि गाजियाबाद के शेर सिंह जी, उन्होंने यह कविता लिखी थी और आज भी हूबहू सटीक बैठती है। दोस्तों, इस विषय पर बात करने से पहले आप यह तस्वीर देखिए। यह दृश्य उत्तरकाशी के थराली और हर्षिल का है, जहां आसमानी आफत टूटी और इसके 24 घंटे बाद भी आपदा वाले गांव में रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। वजह यह है कि प्रकृति जिस तरह कुपित हुई है और उसने जिस तरह से तहस नहस किया है, सारे रास्ते तोड़े हैं, बंद किए हैं। भगीरथी जो नदी हमारी प्राणदायी नदी थी, जिसे शिवजी धरती पर लेकर शिवजी के जटाओं से ऋषि भगीरथ धरती पर लेकर आए थे, वह इतनी कुपित हो गई है कि उसने विनाश लीला मचा रखी है। पहले आप हर्षिल को जान लीजिए कि हर्षिल क्या है। हर्षिल स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, यानी भारत का स्विट्जरलैंड। डेंस फॉरेस्ट है यहाँ सेब के बाग हैं। भगीरथी नदी यहीं से निकलती है, यहाँ से होकर बहती है और इसके ऊपर पहाड़ी जो है बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। इसकी वजह से बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। चूँकि गंगोत्री का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, इसलिए पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से गुजरते हैं। गंगा जी को जो शीतकालीन प्रवास है वो हर्षिल के पास में ही एक शायद मुखबा गांव है, वहाँ है। और एडवेंचर के लिए यह बहुत खास स्थान है। यहाँ के सेब के साथ साथ यहाँ का राजमा भी बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि जिस एरिया में यह आसमानी आफत आई, वहाँ प्राकृतिक आपदा आई, आखिर यह आती क्यों है बार बार और इसने उसी एरिया को टारगेट क्यों कर रखा है। प्रकृति का मिजाज क्यों बदल जाता है वहाँ। आखिर हमारे कौन से कामों का ये परिणाम हम भुगत रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है, यानी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, यहाँ कण कण में भगवान है। दूसरी बात है कि यहाँ की प्रकृति सबको खींचती है अपनी ओर और टूरिज्म पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। सवाल यह है कि यही देवभूमि बार बार आपदा की मार क्यों झेलती है। क्या सरकार इन आपदाओं से अनभिज्ञ है, अनजान है या जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है। आखिर व्यवस्था की नाकामियों के चलते कब तक इन त्रासदियों से लोग जान गंवाते जाएंगे, जैसे कि कल उत्तरकाशी में हुआ है। यानी पहाड़ टूट रहे हैं, चट्टानें दरकती हैं, गांव जमींदोज हो रहे हैं, फिर भी यह छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ नेचर का गुस्सा नहीं है। यह डिजास्टर जो है सिर्फ वो नहीं है जो हमारे बनाया हुआ है या प्रकृति का है। इसको हम सिर्फ बैड लक नहीं कह सकते। यह हमारी ह्यूमन प्लानिंग की गलतियों का नतीजा है। दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड का जो आपदाएं आती है वो हिमालय में जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रही है। आपदाओं के पीछे साइंटिफिक रीजन है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने क्या किया। हमने जंगल काटे, हमने पेड़ साफ कर दिए, हमने नदियों के किनारे बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन कर दिए, हमने जो फ्रेजाइल पहाड़ियाँ हैं, मतलब कमज़ोर पहाड़ियाँ हैं, उनसे पेड़ साफ कर दिए, पहाड़ों को लगातार खतरे में डाल दिया। जब पेड़ काटेंगे और पानी नहीं रुकेगा तो वो इस तरह की आपदाओं के रूप में उसका नतीजा हम भुगतेंगे। दोस्तों,
दो ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि यह आपदाएं आखिर क्यों आ रही हैं। पहला आप देखिए, रेनफॉल और लैंडस्लाइड का ट्रिगर में क्या, इनमें आपस में क्या संबंध है। जैसे जैसे बारिश बढ़ती है, लैंडस्लाइड के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर बारिश के दौरान लैंडस्लाइड का ट्रिगर कैसे बढ़ रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि फॉरेस्ट कवर और लैंडस्लाइड जोन किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिन इलाकों में वन क्षेत्र कम है वहां लैंडस्लाइड का खतरा साफ बढ़ता है। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट कवर घटता है, फॉरेस्ट कवर घटता है और लैंडस्लाइड बढ़ता है, वह आपको दिखाया गया है। और दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या हर कुछ साल बाद जो डिजास्टर हो रहे हैं उससे सिस्टम ने कुछ सीखा, हमारी व्यवस्था ने कुछ सीखा, हमारी सरकारों ने कुछ सीखा? उत्तर सीधा सपाट है कि नहीं। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अगर बात करें कि 2013 जो केदारनाथ में आपदा आई थी, या 2-3-4 साल पहले 2021 में, और अब 2025 में कल ही जो हादसा हुआ है, उन आपदाओं पर हम बात करें तो हमारी प्लानिंग कमज़ोर है, हमारी मॉनिटरिंग कमज़ोर है, कंस्ट्रक्शन के प्रति जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कमज़ोर है, जवाबदेही कहीं दिखती नहीं है, और इसी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। आज भी बिना कोई साइंटिफिक सर्वे के कंस्ट्रक्शन की परमिट दे दी जाती है, एडवांस वार्निंग सिस्टम कहीं नहीं है, या कम्युनिटी बेस्ड जो डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए वो सिर्फ कागजों में है, और उसका ही नतीजा ये है कि हम इस तरह के हादसे भुगत रहे हैं। रेस्क्यू में बेशक सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रोल हमेशा क्रूशियल रहा है, लेकिन आफत इतनी भीषण हो जाए कि 24 घंटे तक वहाँ हम रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला पाएँ, वहाँ बचाव दल नहीं पहुँच पाएँ, तो सवाल हमारे अस्तित्व को आता है कि आखिर हमारा अस्तित्व बचेगा कैसे। एक चेतावनी हम बार बार दोहराते हैं, अब भी न चेते तो फिर देर हो जाएगी, अब भी न चेते तो फिर देर हो जाएगी। विडंबना यह है कि यह चेतावनी भी हम खुद गंभीरता से नहीं लेते, और हर बार हमारे लिए यह एक चेतावनी बन जाती है क्योंकि हम चेतते नहीं हैं। देवभूमि की प्रकृति हमारी माँ है, इसके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा बर्ताव करेंगे, वैसा ही हमें मिलेगा। अपना अस्तित्व हमें बचाना है तो प्रकृति को बचाना होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।